जब एक अकेला फैसला पूरी सल्तनत की जमीन हिला दे तो उसका असर कैसा होता है। आज की हमारी इस चर्चा में हम नेड स्टार्क की गिरफ्तारी से उठे उस भयंकर तूफान की बात करेंगे। इस झटके की लहरें कहां-कहां तक गईं, इसके मुख्य केंद्र से शुरू करके हम हर एक कड़ी को समझेंगे। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। नेड स्टार्क के पकड़े जाने के बाद जो भूकंप आया, उसने दुनिया को अलग-अलग हिस्सों में बिखेर दिया। किंग्स लैंडिंग के भारी बवाल से लेकर रॉब स्टार्क के दक्षिण की ओर कूच करने, टिरियन के पहाड़ी कबीलों से उलझने, कैसल ब्लैक की उस रहस्यमयी आग और फिर समंदर पार एज़ोस में हुए खून खराबे तक, हम इन सभी तारों को एक-एक करके सुलझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस पूरे बवंडर के मुख्य केंद्र यानी किंग्स लैंडिंग में मची अफरा तफरी की ओर। यहां हवा में ही धोखा और खतरा महसूस हो रहा है। रेड कीप के अंदर हालात कितनी तेजी से बिगड़े हैं, जरा सोचिए। किंग्स गार्ड ने पलक झपकते ही स्टार्क परिवार के रक्षकों का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। नेड स्टार्क अब वेरिस के साथ एक अंधेरी सीलन भरी कोठरी में कैद हैं और बेचारी सांसा, उसे द हाउंड ने घेर लिया है। महल के अंदर हर तरफ बस खौफ और मौत का साया है। अब यहां जो वाकई दिलचस्प बात है वो है इन दोनों बहनों का बिल्कुल अलग रास्ता चुनना। एक तरफ सांसा है जो महल में फंस चुकी हैं, जॉफरी से गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांग रही हैं और मजबूरी में अपने ही पिता को गद्दार बताने वाला खत तैयार कर रही हैं। और दूसरी तरफ आर्या, वो ना सिर्फ वहां से भागने में कामयाब होती हैं, बल्कि इसी अफरा तफरी के बीच अनजाने में ही सही अपनी तलवार नीडल से एक स्टेबल बॉय को मारकर अपना पहला शिकार भी कर लेती हैं। सर्वाइवल के दो एकदम अलग तरीके। लेकिन आर्या बच कैसे पाई? इसके पीछे था एक शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला। ब्रावोस के फर्स्ट स्वॉर्ड सिरियो फुरेल। वो आदमी सिर्फ एक लकड़ी की तलवार के सहारे हथियारों से लैस लैनिस्टर सैनिकों से भिड़ जाता है ताकि आर्या को वहां से निकलने का थोड़ा वक्त मिल सके। मृत्यु के देवता से हम क्या कहते हैं? आज नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक जबरदस्त जज्बा है। इधर ये सब हो रहा है और उधर सिंहासन कक्ष में सत्ता का खेल बहुत ही निर्मम तरीके से पलट रहा है। जेनोस स्लिंट को हरनहाल का लॉर्ड बना दिया गया है। टाइविन लेनिस्टर नए हैंड ऑफ द किंग नियुक्त हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब महान योद्धा बैरिस्टिन सेल्मी को किंग्स गार्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जरा सोचिए, एक किंग स्लेयर को उनकी जगह दे दी गई। ये सेल्मी के लिए किसी बहुत बड़े तिरस्कार से कम नहीं था। और फिर कोठरी के उस अंधेरे में नेड और वेरिस की बातचीत, जो हमें वेरिस का असली चेहरा दिखाती है। जब नेड उनसे उम्मीद लगाते हैं तो वेरिस बेहद शांति से कहते हैं कि वो उन्हें बिल्कुल नहीं बचाएंगे। क्यों? क्योंकि वेरिस की वफादारी किसी राजा या इंसान के लिए है ही नहीं। उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ इस साम्राज्य यानी द रेलम के लिए है। ये एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई थी। किंग्स लैंडिंग की इन साजिशों से निकलकर आइए अब कहानी का रुख करते हैं उत्तर की ओर, जहां रॉब स्टार्क का दक्षिण की तरफ कूच शुरू होता है। किंग्स लैंडिंग में जो कुछ भी हुआ, उसने एक नौजवान लड़के को रातों रात कमांडर बनने पर मजबूर कर दिया। जब रॉब के हाथों में सैंसा की लिखाई वाला वो खत पहुंचता है तो वो एक पल में समझ जाते हैं कि शब्द तो सैंसा के हैं, लेकिन ये चाल सर्सी लैनिस्टर की है। और यहीं पर रॉब घुटने टेकने के बजाय मेस्टर लुविन को तुरंत उत्तर की सारी सेनाओं को युद्ध के लिए इकट्ठा करने का कड़ा आदेश दे देते हैं। सच कहूं तो रातों रात लीडर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। रॉब को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए 3 कड़े फैसले लेने पड़े। पहला, जब ग्रेट जॉन अंबर ने बगावत की कोशिश की तो रॉब के डायर वॉल्फ ग्रेविंड ने उसकी उंगलियां ही चबा डाली और मामला वहीं शांत हो गया। दूसरा, अपने छोटे भाई ब्रैन को विंटरफेल की जिम्मेदारी सौंपकर पीछे छोड़ना, वो भी तब जब रिकॉन को ये डरावना आभास हो चुका था कि वो कभी लौटकर नहीं आएंगे। और तीसरा, एक पकड़े गए लैनिस्टर जासूस के साथ उनका सलूक। उस जासूस को वापस भेजने के पीछे रॉब की रणनीति कमाल की थी। रॉब उस पकड़े गए जासूस को जिंदा छोड़ देते हैं ताकि वो टाइविन को ये खौफनाक संदेश दे सके, विंटर उनके लिए आ रहा है। क्या बेहतरीन लाइन है। ये साफ दिखाता है कि रॉब अब सिर्फ एक डरा हुआ लड़का नहीं रहा, वो एक निडर रणनीतिकार बन चुका है। अब जरा दोनों सेनाओं की ताकत को तौल कर देखते हैं। लैनिस्टर सेना गिनती में बहुत बड़ी और अनुभवी है, वहीं रॉब के 18,000 सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए द ट्विंस का वो खतरनाक पुल पार करना ही होगा। लेकिन इन सब के बीच ब्रैन को दी गई ओशा की वो चेतावनी हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। वो साफ कहती है कि सेना गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि असली और भयानक खतरा दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर की बर्फ में छिपा है। चलिए उत्तर की इस कड़कड़ाती ठंड से निकलकर अब चलते हैं टिरियन लैनिस्टर
और उन खतरनाक पहाड़ी कबीलों की तरफ। द व्हेल के मुश्किल रास्तों में सरवाइव करने के लिए तलवार से ज्यादा तेज दिमाग की जरूरत है। कैटलिन स्टार्क अपनी बहन लीसा से मदद मांगने आती हैं, लेकिन लीसा पूरी तरह खौफ में है। उसे सिर्फ अपने बेटे रॉबिन की फिक्र है और इसी जिद के चलते वो द व्हेल को इस पूरे महायुद्ध से एकदम अलग कर लेती है। कैटलिन के हाथ खाली रह जाते हैं। अब यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये कि टिरियन लैनिस्टर का दिमाग कैसे काम करता है। स्टोन क्रोज जैसे खूंखार कबीले के बीच फंसने के बाद भी टिरियन घबराते नहीं हैं। वो उनके नेता शागा को थोड़े बहुत गहनों का नहीं बल्कि सीधे सीधे पूरे द वेल ऑफ एरिन का लालच दे डालते हैं। अपनी चतुराई और दौलत के वादे से वो उन दुश्मनों को ही अपना निजी अंगरक्षक बना लेते हैं। टिरियन का सच में कोई जवाब नहीं। लेकिन जब टिरियन अपने पिता टाइविन लैनिस्टर के तंबू में इन कबीलों के साथ पहुंचते हैं तो दांव उल्टा पड़ जाता है। टाइविन उन कबीलों को हथियार देने के लिए तो मान जाते हैं, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक शर्त पर। शर्त यह थी कि टिरियन को युद्ध में सबसे आगे वाली पंक्ति यानी वैनगार्ड में लड़ना होगा। जैसे ही टाइविन को रॉब की सेना के आने की खबर मिलती है, टिरियन की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। इन सब सियासी दांव पेचों से बहुत दूर अब हमारी कहानी पहुंचती है कैसल ब्लैक, जहां दुनिया के किनारे पर एक अलग ही दहशत दस्तक दे रही है। यहां राजनीति की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि असली आतंक तो कुछ और ही है। एक बहुत बड़ा सवाल सबके जहन में है, कैसल ब्लैक में वो लाशें अचानक जिंदा कैसे हो गईं? जब ओथॉर और जाफर की बिना सड़ी हुई लाशें अंदर लाई गईं तो किसी को भनक तक नहीं थी कि क्या होने वाला है। उधर जॉन स्नो एक कमरे में कैद हैं, बाहर सब एकदम शांत है, पर यह किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति थी। और फिर आती है वो खौफनाक आधी रात। वो मुर्दा अचानक उठ खड़ा होता है। जॉन स्नो कमांडर मार्मोंट को बचाने के लिए उस पर अपनी तलवार से हमला करते हैं, पर उस जिंदा लाश पर लोहे का कोई असर ही नहीं होता। सोचिए जरा कितनी भयानक स्थिति रही होगी। आखिरकार हारकर जॉन को कमांडर की लालटेन का इस्तेमाल करके उस खौफनाक मुर्दे को जलाकर राख करना पड़ता है। अब ये चीजें हैं क्या? इसका जवाब सैमुअल टार्ली खोज निकालते हैं, मेस्टर एमिन की पुरानी किताब से। ये व्हाइट वॉकर हैं, हजारों सालों से बर्फ के नीचे दबे हुए प्राचीन जीव। ये किसी भी मुर्दे को छूकर जिंदा कर सकते हैं और इन्हें रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आग। इस खुलासे के बाद सबको समझ आ जाता है कि दीवार के उस पार जो भी है वो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। और अब आखिर में हम समंदर पार करते हैं और चलते हैं एस्सोस की तरफ, जहां खून खराबे के बीच एक बिल्कुल ही अलग तरह की सेना तैयार हो रही है। दोथराकी खलासार का मकसद साफ है, जहाज चाहिए और उसके लिए पैसा। इसके लिए वो भेड़ चराने वाले सीधे साधे लोगों पर बेरहमी से हमला करते हैं। लेकिन यहां डेनीरिस अपनी खलीसी होने की ताकत दिखाती हैं। भाई जोरा उन्हें समझाते हैं कि ये दोथराकी तरीका है, लेकिन डेनीरिस महिलाओं को लूटने से सख्ती से रोक देती हैं। उनका ये फैसला मागो नाम के खतरनाक लड़ाके को चुभ जाता है और वो सीधा खाल ड्रोगो को चुनौती दे बैठता है। फिर जो मुकाबला होता है, बाप रे! ड्रोगो मागो के हमलों से ऐसे बचते हैं जैसे वो कोई मजाक हो। बिना किसी हथियार के ड्रोगो मागो को निहत्ता कर देते हैं और अपनी खौफनाक ताकत का ऐसा मुजाहिरा करते हैं कि अपने नंगे हाथों से उसकी जीभ खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। लेकिन इस पूरी हाथापाई में ड्रोगो की छाती पर एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला घाव हो जाता है। और यकीन मानिए, यही वो घाव है जो इस पूरी कहानी की दिशा पलट कर रख देगा। जरा हालात देखिए, एक तरफ सेनाएं कूच कर रही हैं, दूसरी तरफ हजारों साल पुराने मुर्दे बर्फ से उठ रहे हैं, और यहाँ इस घाव का इलाज करने के लिए मिरी मजू नाम की एक रहस्यमयी डायन आगे आती है। ये सारे बिखरे हुए धागे अब एक साथ टकराने वाले हैं। इन हालातों को देखते हुए क्या लगता है आपको, इस आने वाले भयंकर तूफान में कोई भी सुरक्षित बच पाएगा?